Hello guys, welcome to its new learning point. And today I have came with the chapter number 2 with accounting terminology. So accounting terminology क्या होते हैं? हमारे अकाउंटिंग में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं ये सारे इसमें हमारे साइन ऑफिसेस दो हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम जो अकाउंटिंग है वो कितनी तरह में क्लासिफिकेशन की हुई है उसकी वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग का मीनिंग सारा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया हुआ है। अब हम बात करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। A business transaction means transfer of goods or services or cash or any other benefit between the business and the outsider. Business transaction can be of two types, cash and credit. बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो इसका मतलब क्या होता है, हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज को या फिर कोई कैश को या फिर कोई और अदर चीज़ को हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं कोई आउटसाइडर के साथ, तो वो होती है हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन। ये दो तरह की होती हैं, कैश ट्रांजैक्शन और एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन वो होती है जो हम तुरंत तुरंत पैसे दे देते हैं, वो होती हमारी होती है कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो होती है जिसकी हम ट्रांजैक्शन बाद में करते हैं। प्रॉपर्टीयर, इट इज़ दैट पर्सन हु इनिशिएट टू स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग मनी। जो प्रॉपर्टीयर होता है वो एक वो पर्सन होता है जो अपने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है, वो होता है हमारा प्रॉपर्टीयर। गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसमें गुड्स का इंटरचेंज होता है। एंटाइटी, एन organizational unit, a person, partnership or corporation for which accounting records are kept and about which accounting reports are prepared. एंटाइटी वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होती है, ये सिर्फ एक पर्सन के लिए या फिर कोई पार्टनरशिप में है या फिर कोई एक जॉइंट स्टॉक कंपनी टाइप कोई कंपनी है, उन सब में कोई भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। कैपिटल, कैपिटल एक मनी की अमाउंट होती है जो कि जो प्रॉपर्टीर होता है वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वो होती है हमारी कैपिटल। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स वो होती हैं जो हम कैश या फिर कोई सामान अपने खुद के लिए पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, वो होता है हमारी ड्राइंग्स। एंट्री, हमने कोई भी ट्रांजैक्शन की और हमने एक अकाउंट की बुक में उसकी हमने रिकॉर्ड किया उसे, वो होती है हमारी एंट्री। परचेजेस, परचेजेस हम सबको पता है, हमने पढ़ा हुआ है। जो परचेजेस होता है, हमने जो भी अमाउंट गुड्स में ख़रीदा होता है वो होता है हमारे परचेजेस। मतलब कोई भी सामान हमने अब हमारे पास आया हो या फिर ऑफिस के लिए या फिर कोई भी सामान के लिए, वो होता है हमारा परचेजेस। सेल्स, हमारी कोई भी चीज़ पे सेल हुई होती है, कोई भी फर्नीचर हो या कुछ भी तरह का हो, वो हमारी होती है सेल्स। परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न वो होती है जो हमने परचेज़ किया होता है और हमें वापस कराते हैं, या फिर कोई मान लो कोई डिफेक्टिव हो सकता है या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या सप्लाई डिले होगी, ये सारे कोई और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं परचेज़ को रिटर्न करने के। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जब हमारे पास खुद सेल वापस आ जाए तो ये होता है सेल्स रिटर्न। स्टॉक, स्टॉक मतलब हम वो गुड्स हम खरीदते हैं आगे सेल करने के लिए, वो होता है स्टॉक। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता है हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो जो रॉ मटेरियल हम अपने पास रखते हैं उसका स्टॉक रखते हैं ना हम, तो वो आ जाता है हमारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये दो तरह में होता है, आगे फर्दर डिवाइड। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, एक जिसके लिए हमें काम करना है लास्ट अकाउंटिंग पीरियड। फिनिश्ड गुड जिसकी हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई होती है, सिर्फ बेचने को रहता है। डेप्टर्स, डेप्टर्स कौन होते हैं? अ पर्सन हु ओन्स मनी टू द बिजनेस। डेप्टर्स वो होता है जिसको मनी रिसीव हो रही होती है, वो होता है डेप्टर्स। क्रेडिटर, क्रेडिटर वो होता है जिसको हमने गुड तो दे दिया होता है, मतलब बेनिफिट उसे दे दिया होता है, पर हमारे पास उसके मनी या फिर कैश कुछ भी रिसीव नहीं होता, उसका जो पेमेंट होगी वो फर्दर होगी। डिस्काउंट, डिस्काउंट होता है जब हम पर्सन को डिस्काउंट लगाते हैं, मतलब कुछ प्राइस में रिडक्शन कर देते हैं, ये बिजनेसमैन के द्वारा किया जाता है। अब ये भी दो तरह की होती हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जब हम बहुत सारे गुड्स प्रिपेयर करते हैं और उनकी एक लिस्ट में खरीदते हैं, और जो हम ज़्यादा अमाउंट में गुड्स खरीदते हैं और हमें जो कुछ मनी लेस की जाती होती है, वो होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, जब हम मनी कैश में करेंगे तो हमें जब वो प्राइस में लॉस होगा, रिडक्शन होगा, तब वो हो जाता है कैश डिस्काउंट। डेबिट, डेबिट हमारा
कैपिटल डी और स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, और ये हमेशा लेफ्ट साइड होता है अकाउंटेंट में। एसेट्स, एसेट्स हमारा कोई सामान होता है जिसे हम संपत्ति कहते हैं। ये दो तरह की होती हैं, नॉन करंट, करंट, फिक्स्ड यस, और इसमें भी ये दो तरह की होती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसे हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल जिसे हम टच नहीं कर सकते। टेंजिबल जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सर हम टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल, गुडविल, ये सर हम नहीं सब कर सकते। अब हम पढ़ेंगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जिसमें जो बिजनेस के लिए होते हैं पर हम इसे आगे सेल नहीं करते हैं, ये हमारे होते हैं नॉन करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट वो एसेट जो हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कॉपीराइट, ये सारे। और इसके दो तरह के पार्ट्स होते हैं, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट के एग्जांपल है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। इंटेंजिबल की गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स, कॉपीराइट्स, ये सारे हमारे होते हैं इंटेंजिबल एसेट। सीधा इंटेंजिबल से हम टच नहीं कर सकते, टेंजिबल टच कर सकते हैं। करंट एसेट्स, ये वो एसेट्स होते हैं जो कि कैश में होते हैं, उन्हें सेल किया जाता है और नॉर्मली ऑपरेटिंग साइकिल के द्वारा से कंज्यूम भी किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल होती हैं कैश, सन्ड्री डेप्टर्स, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बोर्ड्स, इन्वेंचर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारा करंट एसेट होता है। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट वो एसेट होते हैं जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, उनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती है। जिन एसेट्स की रियल वैल्यू नहीं होती उन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स, और ये इंटेंजिबल एसेट्स भी कहलाते हैं। लाइबिलिटीज़, ये होता है कि लाइबिलिटीज़ होती है, हम कोई अमाउंट पे कर रहे हैं बिजनेस को, किसके द्वारा पे किया जा रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी के द्वारा या फिर कोई आउटसाइडर के द्वारा, वो होती है हमारी लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ टू फर्दर टाइप्स में डिवाइडेड है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनकी पेमेंट कम हो जाती है, जैसे वो टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं पर उसकी अमाउंट जो होती है वो कम हो जाती है, और ये 12 मंथ से ज़्यादा की होती है, मतलब 1 साल से ज़्यादा होती है। जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, लंबे लंबे लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमने कोई भी फाइनेंस से कोई लोन उठाया होता है, वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो अमाउंट हम 12 महीने के अंदर अंदर पे कर देते हैं, और ये हमारे बैलेंस शीट में मतलब इसकी ट्रांजैक्शन लिखी होती है, वो हमारी होती है करंट लाइबिलिटीज़। जैसे ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स एटसेट्रा, ये सारे होते हैं हमारे करंट लाइबिलिटीज़। ट्रेड रिसीवेबल, इसमें कोई भी रेवेन्यू हमने कोई दूसरी पार्टी से लेना होता है, वो हमारा होता है ट्रेड रिसीवेबल्स। इसका फॉर्मूला होता है डेब्टर्स प्लस बिल रिसीवेबल्स। ट्रेड हम डेब्टर से करते हैं, रिसीवेबल्स बिल होते हैं, तो दोनों को मिला के हमारा आ जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स। अब है ट्रेड पेबल्स, यहाँ पे तो हम रिसीव कर रहे हैं और यहाँ पे हम पे करेंगे, तो हम यहाँ पे करते हैं दूसरी पार्टीज को, वो होता है ट्रेड पेबल्स। अब जो इक्विटी होती है, ये जो भी हमारे टोटल क्लेम्स किए जाते हैं एसेट्स के द्वारा, वो होते हैं हमारे इक्विटी। ये दो तरह के होते हैं, ऑनर्स इक्विटी, क्रेडिटर्स इक्विटी। ऑनर्स ये होता है क्लेम्स ऑफ द ऑनर, जो कि ऑनर जो क्या करता है एसेट्स को क्लेम करता है। क्रेडिटर्स इक्विटी जो क्लेम्स आउटसाइडर करते हैं एसेट्स को बिजनेस में। इसका फॉर्मूला है इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट, क्योंकि इक्विटी सारा गैम्बल रहता है एसेट्स में। इनवॉइस, इनवॉइस एक नंबर होता है, इट इज एन आइटमाइज्ड लिस्ट ऑफ गुड। इनवॉइस नंबर जैसे सीरियल नंबर होता है ना, ऐसे अकाउंटिंग में हमारा इनवॉइस नंबर होता है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस होता है कोई भी कॉस्ट रिलेटिंग प्रोडक्ट द बेनिफिट ऑफ विच एक्सटेंड बियॉन्ड दैट पीरियड, हमने पैसे दिए और उसी टाइम पे हमें उसका बेनिफिट भी मिला, उसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस। इसकी एग्जांपल होती हैं सैलरीज, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। और ये आगे दो तरह में डिवाइडेड होते हैं,
प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम एडवांस में पे कर देते हैं, वो सारे होते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब हमें लिखा कैसे आएगा कि जो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है, हमें सीधा डायरेक्ट लिखा नहीं आता, हमें लिखा आता है इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब पहले इंश्योरेंस को पे कर दिया, दैट इज़ 24,000, ऐसे हमें सारा लिखाया होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग में भी हमें इसका बेनिफिट तो इनक्योर तो हमने कर लिया होता है, पर हमने इसका अमाउंट पे नहीं किया होता है। जैसे हमें एग्जांपल दिए, रेंट अमाउंटिंग टू 5,000 हैज़ नॉट बीन पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। रेंट है 5,000 का जो कि मार्च के महीने का पे नहीं किया हुआ है, तो ये हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब जिसका हमने बेनिफिट तो लिया है पर हमने अभी तक कोई भी इसकी पेमेंट नहीं गिवन की है। एक्सपेंडिचर, अब देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है, कोई भी एसेट या फिर सर्विसेज हमें एक्वायर कर दी होती है। द एक्सपेंडिचर में बी मेड बाय कैश, या तो हमने कैश से किया होता है या फिर कोई भी अनदर एसेट से हमने एक्सचेंज किया होता है लाइबिलिटी को। कैपिटल एक्सपेंडिचर, द पेमेंट मेड फॉर द पर्पस ऑफ एसेट फ्रॉम विच द बेनिफिट विल बी ड्राइव्ड इन फ्यूचर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब हमने एसेट को परचेज किया, ठीक है, उसके बाद हम उसका जो बेनिफिट होगा वो हम फ्यूचर में जाके लेंगे, तो वो होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज़ नॉट रिक्यूरिंग इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है हमारा, हमने गुड्स को परचेज किया, ठीक है, हम कंज्यूम भी करे हैं एक ही अकाउंटिंग पीरियड में, उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसकी एग्जांपल क्या होती हैं, सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, ये सारा क्या होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफरेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम इसकी बात करेंगे। अ हैवी एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर ऑफ द बेनिफिट, या बेनिफिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी पूछा नहीं जाता। रेवेन्यू ये एक मॉनेटरी अमाउंट है जो कि मान लो हमने पूरे साल सेल की, ठीक है, और उसकी कितनी हमने पूरे साल में जो सेल की होती है उस अमाउंट को हम कहते हैं रेवेन्यू। इनकम, प्रॉफिट जब होता है हमारा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, हम उसे कहते हैं इनकम। गेन्स, it arises not due to operating activities of the business and hence non-recurring in nature, for example gain on sale of land and building, investment, मतलब गेन होता है, मतलब हमने सेल किया और हमें वापस हमारे पास आ गई है ना इन्वेस्टमेंट, हमने लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया, उस पर हमें फिर से वापस आ गई। इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट का होता है हम कोई सी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। अब हम जब कोई भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, मान लो मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस में अपनी इन्वेस्टमेंट डाल रही हूँ, डाली, अब उसको कुछ साल बाद मेरे को उसका बेनिफिट तो मिलेगा ना, गेन तो होगा ना मेरे को, तो वो गेन है यहाँ पे। लॉस, अब कोई भी अनवांटेड बर्डन आ जाता है बिजनेस में, ठीक है, जो कि बिना जो रेवेन्यू तो हमने मान लो हमें बिजनेस में हमने सेल की, अब हमने उतना प्रॉफिट नहीं हुआ जितना होना चाहिए, तो हमें लॉस हुआ, तो वो होता है हमारा लॉस। लॉस दो तरह के होते हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो होते हैं जो कि कुछ टाइम बाद हम उसे रिक्योर कर सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस वो होते हैं जिन्हें हम रिक्योर नहीं कर सकते। ग्रॉस प्रॉफिट, ये डिफरेंस होता है सेलिंग प्राइस का और COGS। COGS होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितने का गुड बेचा और कितना उसका सेलिंग प्राइस था, उन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब सेलिंग प्राइस इतना था, बेचा हमने इतने का, मान लो सेलिंग प्राइस 60 रुपीज़ है, बेचा हमने 70 रुपीज़ का, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा 10 का। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस COGS। इस चैप्टर में आगे जाके आपको इन सारे फॉर्मूले से हमें सम्स निकालने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या होता है, हमें आपको सीधा फॉर्मूले से एक्सप्लेन करती हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट है, जैसे हम कोई शॉप में जाते हैं, मॉल्स में हम बहुत सारा अमाउंट खरीदते हैं, बहुत सारी लिस्ट बनती है ना हमारी, उस लिस्ट को हम वाउचर बोलते हैं। अकाउंटिंग पीरियड, इसमें जो बुक्स चेंज की जाती हैं
वो जो हम बुक्स चेंज की जाती हैं, प्रॉफिट और लॉस हुआ कुछ भी हो, जब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो जाता है एक टाइम पे, तो वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है। उसके बाद वो बुक चेंज की जाती है, एक नई बुक बनती है हमारी, डेट इज अकाउंटिंग पीरियड। कास्टिंग, कास्टिंग क्या होता है, कोई भी हम टोटलिंग, हम अकाउंट की बुक बनाई हमने, ठीक है, हमने उसका टोटल कर दिया ना, वो होता है हमारा कास्टिंग। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, कोई भी वैल्यू, एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब कि पुटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू किसी रीजन के लिए वेयर एंड टीयर। मान लो वेयर एंड टीयर क्या होता है, पासेज ऑफ टाइम की तरह, टाइम पास हो रहा है, उसकी वजह से मान लो हमने आज गुड खरीदी 10,000 की, हम 10 साल बाद उसे बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो 1,000 तक की गुड बेचेगी ना, तो वो क्या हुआ, लॉस हुआ हमें, उसकी वैल्यू कम हो गई। जब वैल्यू कम हो जाती है एसेट की, वो हमारा डेप्रिशिएशन हो जाता है। इन्वेस्टमेंट हम सबको पता है, इवेंट्स हम सबको पता है, गुडविल, एमोराइजेशन, प्रॉफिट, सीओजीएस मैंने आपको बता दिया, रिजर्व, सस्पेंस अकाउंट। अब हमारा आता है सस्पेंस अकाउंट। जो सस्पेंस अकाउंट होता है, ये हमारा एक टेम्पररी लेजर की तरह, हम लेजर की तरह अकाउंट को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, ताकि जो हमारा ट्रायल बैलेंस हो वो प्रॉपर और एग्री कर जाए। जो हमने जर्नल और लेजर बनाते हैं ना, वो हमारा ट्रायल बैलेंस से मैच कर जाए, इस करके हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। अब अकाउंट हम सबको पता है, डेटा वाइज समरी, जो भी ट्रांजैक्शन की जाती है उन सब की डेटा का जो भी समरी होते हैं उसे हम अकाउंट कहते हैं। अब अकाउंट दो तरह के होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में 3 तरह के आते हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट में रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल आते हैं। ये सारा इजी है। नेचुरल पर्सन, इसमें हम पर्सन के नेम पे जो अकाउंट होता है उसे हम कहते हैं नेचुरल पर्सन अकाउंट। मान लो राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सीता अकाउंट, हम कुछ भी मान सकते हैं, बस पर्सन का नेम होना जरूरी होता है इसमें। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट होता है जैसे जो मतलब एक वैल्यू तो है, अकाउंटिंग में वैल्यू है, पर उसके ना उसके पास कोई बोन है ना ही कोई फ्लैश है। जैसे बैंक का नेम, स्कूल का नेम, कोई कंपनी का नेम, एक आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वो होता है जब वो एक पर्सन या पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हमने आपको रियल अकाउंट्स बता दिए, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसे हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल जिसे हम टच नहीं कर सकते। रियल अकाउंट्स में टेंजिबल में आगे हमारे जैसे कि प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब आ जाता है हमारा। जैसे इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स हमने पढ़े थे, सही चीज़ हमारा टेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट सेम, जैसे जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं वही रियल अकाउंट में आता है, जो इनटेंजिबल रियल अकाउंट होता है वही इनटेंजिबल एसेट्स वाली ही चीज़ें आती हैं। जो नॉमिनल अकाउंट होता है, इसमें हम पर्सन के एक्सपेंसेस एंड गेन्स, जो हम अमाउंट डालते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं। पर्सन के एक्सपेंसेस और गेन्स हम नॉमिनल अकाउंट्स में डालते हैं। तो भाई मैंने आपको ये पेज भी आपका कवर हो गया है, ये पेज भी मैंने आपको इस फ्लो चार्ट से ही बता दिया है। अब हम बात करेंगे अकाउंट्स की, ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, मीनिंग, एग्जाम्पल्स, ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, दीज अकाउंट्स रिलेट टू नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जैसे नेचुरल में कह देगा श्याम्स अकाउंट, आर्टिफिशियल श्याम एंड कंपनीज अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव में आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, ठीक है। एक हम ग्रुप, एक नंबर ऑफ पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। नेक्स्ट रियल अकाउंट्स, इसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में क्या होता है। टेंजिबल बिल्डिंग अकाउंट, इंटेंजिबल गुडविल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, ये हमारे एक्सपेंस मतलब लॉसेस को, इनकम्स मतलब गेन्स को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपेंसेस जैसे डिस्काउंट अलाउड, लॉस हुआ, लॉस का लॉस बाय फायर अकाउंट। इनकम, गेन्स, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, मतलब कि जो भी पैसे कर्जे में डूब गए थे वो वापस आगे रिकवर हो गए ना, तो वो हमारा इनकम आ गया। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, अब इनकम में हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, तुम्हारी इनकम हुई ना, हमें कुछ पैसे बचे हमारे, तो ये क्या हो गया,
डिस्काउंट, मतलब कि इसमें हमें इनकम एंड गेन हुआ है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। यहाँ पे हमें कुछ अकाउंट्स गिवन हैं, तो हम इन सबको क्या करेंगे, हम इन सबको अकाउंट्स में क्लासीफाई कर लेंगे। सोल्यूशन में चलते हैं। अब कैपिटल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। ट्रेडिशनल में अब कैपिटल अकाउंट का अलग से कैपिटल अकाउंट बनता है। ड्राइंग्स पर्सनल है पर अब वो कैपिटल में आ जाती है। ड्राइंग्स रियल, ये सारे हमारे बताए गए होते हैं। बिल्डिंग रियल अकाउंट है, एसेट है। कैरेज इनवर्ड पेमेंट की, मतलब पेड मतलब पेमेंट, नॉमिनल है। एक्सपेंस लॉस हुआ। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड मीन्स हमारे पास ये आ गया ना, तो नॉमिनल हो गया, एक्सपेंस। कैश रियल अकाउंट है, एसेट हो गया। इंटरेस्ट पेड, हमने इंटरेस्ट पे किया, हमने किसी को पेमेंट की ना, तो ये नॉमिनल हुआ क्योंकि एक्सपेंस हुआ हमारा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव हुआ, नॉमिनल हुआ, इनकम हुई तो रिवेन्यू। कमीशन पेड, कमीशन की हमने पेमेंट की, नॉमिनल और एक्सपेंस हुआ। कमीशन रिसीव्ड, नॉमिनल में तो आई पर रेवेन्यू में आई क्योंकि इनकम्स एंड गेन्स हुआ। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ हुआ इसमें हमें, मतलब हमने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया ना, तो नॉमिनल में हुआ, लॉस हुआ तो एक्सपेंस आ गया। कन्वेनियंस चार्जेस, इसमें हमने चार्जेस दिए, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, लॉस है, एक्सपेंसेस है क्योंकि। ऐसे ही सारा हम यहाँ पे हमें दिया हुआ है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, जब भी एक्सपेंसेस आएगा तो वो नॉमिनल अकाउंट में सीधा एक्सपेंस में जाएगा। पेमेंट एक्सपेंस में, रिसीव होगा, नॉमिनल में होगा पर रिवेन्यू होगा, इनकम एंड गेन्स होगा। हम लाइट पावर इलेक्ट्रिसिटी, पेमेंट ही हुई है, नॉमिनल एक्सपेंस। ये सारा हमें दिया हुआ है। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, जब डूब गए पैसे, एक्सपेंस हो गया। रिकवर हो गए, रिवेन्यू हो गया। डिस्काउंट रिसीव हुआ, रिवेन्यू। ये सारे, ये वेजेस एंड सैलरी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे फर्नीचर, बैंक, वेजेस, ट्रैवलिंग, इन्वेस्टमेंट, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट एक्वायर्ड, डेप्टर्स, क्लोजिंग स्टॉक, गुडविल, परचेज, सेल, बिल रिसीवेबल, सैलरीज, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। अब देखो, नेट परचेजेस क्या होता है, परचेज माइनस परचेजेस आउटवर्ड, इसे हम परचेज रिटर्न भी लिख सकते हैं। इसका मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। नेट परचेजेस, परचेजेस क्या होता है हमारा ग्रॉस, रिटर्न आउटवर्ड, आउट की मतलब हमने अपने पास से रिटर्न आउट कर दी, मतलब सामने वाले के पास गई ना, मतलब परचेजेस वापस चले गए। नेट सेल, सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब हमारे पास वापस आ गई, तो क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हुई ना, तो यही चीज आ जाती है। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक। हम सीओजीएस को मर्केंडाइज कॉस्ट भी कह देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का होता है नेट सेल माइनस सीओजीएस, देखो नेट सेल माइनस सीओजीएस। नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, वेजीज, कैरेज इनवर्ड, फैट एंड डॉक्ट्रे, इंपोर्ट ड्यूटी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमारे होते हैं डायरेक्ट, जिसकी पेमेंट डायरेक्ट होती है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट डायरेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट सैलरीज। वेजेस हम डायरेक्ट करते हैं बट सैलरीज हमारी फिक्स्ड होती है ना। रेंट, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, ड्यूटी, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस में मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दोनों में से कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है या फिर कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो मैं इलस्ट्रेशन नहीं करवाऊंगी, मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करवाऊंगी। चलो लेट्स गो टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सो वी हैव विद द क्वेश्चन, कैलकुलेट नेट परचेजेस एंड नेट सेल्स। हमें नेट परचेजेस और नेट सेल निकालने हैं। नीचे इन्फॉर्मेशन हमें ये बना है, परचेजेस रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड एंड सेल्स। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब हम फॉर्मूला आराम से लगा देंगे। चलो फॉर्मूला हमारा लिखेंगे हम लोग, नेट परचेजेस इज इक्वल्स टू
परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। परचेजेस है हमारा 3,10,000 और परचेज रिटर्न है 10,000। जिसको करेंगे सॉल्व तो 3 लाख हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो नेट सेल का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स हमें कितनी गिवन है 4,50,000 और सेल्स रिटर्न हमने 50,000 की रिटर्न की है, तो आंसर हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 4 लाख। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड COGS एंड COGS में दिए हुए ओपनिंग स्टॉक 45,000, परचेजेस 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 35,000 and the direct expenses are 10,000. So the formula of COGS or mercantile cost is opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock। जब हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस में होता है तो हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस में रखते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक है 45,000, परचेजेस है 4 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे 10,000, क्लोजिंग स्टॉक जो है हमें गिवन है 35,000। तो जब हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं इन दोनों को तो हमारा आंसर आता है, हमारा आ रहा है 4,45,000, बट जब हम इसके साथ ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4,55,000 माइनस 35,000। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा 4,45,000 आता है, फिर हम जब इसको साथ में मैंने ऐड कर दिया है तो 55 आ रहा है। अब हम माइनस कर देंगे 35,000 को, तो हम इसे करते हैं तो हमारा आ जाता है 4,20,000। Moving to question number 3. Here we have from the following information calculate COGS: opening stock, purchases, wages, carriage purchases, closing stock, carriage on sales। तो इसका भी इजी है, मैं आपको फॉर्मूला में ही दिखा देते हैं। फाइंड हमें COGS कर देना सिर्फ। तो COGS में क्या करेंगे, पहले हम सिर्फ इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो ओपनिंग स्टॉक में कितना गिवन है 45,000, परचेजेस कितना गिवन है 1,60,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं हमारे, वेजेस होंगे और कैरेज परचेजेस, ये हमारे हो जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहीं पे भी प्लस कर सकते हैं और चाहे तो इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है हमें 8,000, तो फिर हम करते हैं 45,000 प्लस 1,60,000 प्लस 3,000 माइनस 8,000। ठीक है, अब हम सबको सॉल्व करते हैं। तो देखो जब हम 45,000 को 1,60,000 से करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2,05,000। ठीक है, मैं साइड में यहाँ पे लिख देते हैं हम। फिर जब हम 3,000 ऐड कर देते हैं इसमें से तो हमारा बन जाता है 5 + 3 8, 2,08,000। फिर जब हम माइनस करेंगे यहाँ पे से 8,000 तो आ जाएगा हमारा 2 लाख। ठीक है, अभी हमारा डायरेक्ट आंसर। जैसे हमारा कैरेज ऑन सेल बच गया है ना, बचता है कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट है। जो हमें निकालना था वो हमने निकाल दिया, COGS निकालना था हमने निकाल दिया। अब कैरेज ऑन सेल्स हमने नहीं अमाउंट डाली ना, तो कोई बात नहीं, बचता है बचने दो। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो हमें क्या पता करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ये होता है नेट सेल
माइनस COGS। तो पहले हम नेट सेल निकालेंगे, फिर COGS निकालेंगे। तो इसकी थोड़ी सी स्पेस मैंने छोड़ दी ताकि हम जब ये दो निकल जाए ना तो हम डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर देंगे। तो नेट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब देखो यहाँ पे हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। दो सेल्स गिवन है ना, तुम दोनों सेल्स को ऐड करेंगे। सेल कोई सी भी हो, सेल तो सेल हुई है ना हमारी। तो देखो 25,000 प्लस 4,75,000, ठीक है। माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न कितना है हमारे पास, सेल्स रिटर्न 20,000, तो 20,000 को माइनस कर देंगे। अब जब देखो हम इन दोनों को प्लस करते हैं, मैं डायरेक्ट यहीं पे कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा 5 5 10 2 2 4, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा 4,80,000, ठीक है। ओके, ये हमारा 4,80,000 माइनस 20,000। तो ऐसे दोबारा करते हैं, तो इन दोनों को प्लस करते हैं फिर से। 5 10 5, ये आ गया 20,000, जिसका डायरेक्ट निकल सकता है 4,80,000। तो अब हम निकालेंगे COGS। COGS का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब हमने ओपनिंग स्टॉक देखो कितना गिवन है, 15,000 है ना। तो 15,000 हम सीधा लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो परचेजेस गिवन है हमें यहाँ पे, ये नेट परचेजेस दिया हुआ है 4 लाख, तो हम यहीं पे लिख देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं हमारे? इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये है, ये है, ये किसी का नहीं है, ठीक है। तो 3 + 2 5,000, ठीक है। मैंने यहीं पे डायरेक्ट प्लस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, फिर हमें 15,000 ही गिवन है, तो 15,000 कर देंगे। तो हम सबको प्लस कर देते हैं, इन सबको जब हम प्लस करते हैं तो हमारा आता है 4,20,000 माइनस 15,000। फिर अब जब हम दोनों को माइनस करते हैं तो 4,05,000 आता है। तो अब देखो सेल्स निकल गया, COGS निकल गया, राइट। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने स्पेस छोड़ी हुई थी तो यहीं पे लिख लेते हैं। सेल्स का हमारे पास आया 4,80,000 माइनस COGS है हमारे पास 4,05,000। तो हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये आ गया हमारा 75,000। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5th. So fifth question is, from the following information calculate gross profit and net profit. इसमें से हमने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालना है। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला भी सेम होता है, इनकम के साथ हम कर देंगे बस। नेट सेल, COGS, इंटरेक्ट एक्सपेंसेस सब गिवन है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करके हमने लिखना है। पहले देखो हमने ग्रॉस प्रॉफिट पता करना है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख देंगे। इसका होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, COGS ये नहीं आएगा, ये सेल्स का ही लग गया था मेरे से। अब नेट सेल जो हमें गिवन है 4,50,000, क्लोजिंग स्टॉक 4,10,000, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 4,40,000। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट है 40,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 10,000, 40 माइनस 10 30, तो 30,000 हमारा आंसर। सो our question number 6th is, find out the net income from the following figures relating to year 2022.
ओपनिंग स्टॉक 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 5,000, नेट सेल 45,000, नेट परचेजेस 25,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 2,000। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है हमें नेट इनकम क्या होता है, ये तो हमने कभी फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है ना। तो जैसे नेट प्रॉफिट होता है ना, वैसे ही प्रॉफिट क्या होता है हमारा, इनकम होता है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इनकम। कुछ नहीं, बस वर्ड को मॉडिफाई कर दिया, प्रॉफिट की जगह इनकम डाल दिए। फॉर्मूला भी सेम रहेगा, सब सेम रहेगा। देखो हम भी इनकम के फॉर्म में लिख देंगे, हम लिख देंगे ग्रॉस इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे, ग्रॉस इनकम। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में तो कुछ चेंज आ ही नहीं सकता, तो ये तो डायरेक्ट ऐसे ही रहेगा। तो ग्रॉस इनकम निकाल लेते हैं हम। मैं फिर से इसकी जगह छोड़ देती हूँ। ग्रॉस इनकम क्या होता है हमारा, सेल्स माइनस COGS। सेल्स हमें दी है हमारी 45,000, COGS गिवन है, हमें निकालना पड़ेगा इसे तो, है ना। निकाल लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस CS मतलब क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखो 10,000, परचेजेस 25,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000, क्लोजिंग स्टॉक 5,000। तो इन सबको कैलकुलेट करते हैं और मैं आपको अपना आंसर डायरेक्ट दिखाऊंगी। हम वैल्यूज़ फिल कर देते हैं पहले, उसके बाद हम डायरेक्ट आंसर दिखाऊंगी मैं आपको। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 10,000, फिर परचेजेस, जब हमने COGS निकाला तो 3,31,000 आ गया, ठीक है। हम 45,000 को 31,000 से माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 14,000। तो हमने ग्रॉस इनकम निकाल ली। अब तो फॉर्मूला कर देंगे यहाँ पे, नेट इनकम ग्रॉस इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस इनकम देखो कितनी है, 14,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000। तो 14 माइनस 2 12, सो 12,000 इज आर आंसर। देखो 7th क्वेश्चन कहता है एज सर्टेन ऑफ द COGS ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है और COGS निकालना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें। तो सबसे पहले हम COGS का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम निकाल लेंगे। तो COGS का फॉर्मूला लगाते हैं, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है हमें, 20,000। परचेजेस देखो, परचेजेस गिवन है हमें टॉप में ही 5 लाख। परचेजेस कितना है, 5,06,000, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस आ रहे हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें गिवन है, फ्राइट एंड डॉक्टर गिवन है और तो कुछ गिवन नहीं है। तो 5,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 18,000। बट एक चीज़ नोटिस करनी है हमने कि देखो रिटर्न आउटवर्ड भी गिवन है। रिटर्न आउटवर्ड का क्या होता है, परचेजेस में हम माइनस करते हैं ना, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5 लाख बन जाएगा, ठीक है। तो हम तीनों को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5,25,000। डायरेक्ट कर दें, 5 लाख का 5 आ जाएगा, 20 + 5 25,000, इसलिए 0 है तो डायरेक्ट 25 ही आ जाएगा। अब माइनस 18,000 करते हैं, 18,000 को माइनस कर रहे हैं हम लोग। तो जब हमने 25 में से 18 को माइनस किया तो 5 का 5 आ गया, 25 में से 18 को माइनस किया तो 7,000 का एज इट इज़, ठीक है। ये तो हमारा आ गया COGS, ठीक है। ये भी मेन है ना, तो मेन हेडिंग में मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। इसका होता है नेट सेल माइनस COGS। अब सेल में यहीं पे हमें गिवन है तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं। सेल्स में है 5,60,000,
ठीक है। नेट सेल कितनी गिवन है हमें? 5,60,000। ये देखो सेल्स 5,60,000। COGS हमने निकाला 5,07,000। तो बट एक चीज़ देखो, हमने नेट सेल निकाली पर क्या हमने माइनस किया 10,000 को? नहीं किया ना। हम माइनस करेंगे इसे तो हमारा आ जाएगा 5,10,000। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आ जाएगा। तो अब जब हम इसे माइनस करते हैं तो 55, ठीक है, तो देखो हो जाएगा 50 में से 7 गए 43, तो ये हो गया हमारा 5,43,000। ओके, नेक्स्ट नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का देखते हैं। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट निकाला हमने 43,000, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब, अब देखो सब टिक लगा दिए मैंने, ये दो बचे ना, तो ये दोनों क्या है? रेंट और कैरेज आउट में तो वैसे ही इनडायरेक्ट होते हैं, है ना। तो 2,000 प्लस 1,000 इज अवर 3,000। सो 43,000 से 3,000 गए 40,000। तो आपका आंसर आ गया हमारा 40,000। अब हम चलेंगे 8th क्वेश्चन की ओर। सो वी आर इन द क्वेश्चन नंबर 8th एंड द क्वेश्चन इज कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। हर बार हम क्या निकालते थे? COGS, बट इस बार क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई किया है और क्या आ गया हमारा? क्लोजिंग स्टॉक। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या है? ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेजेस 4,70,000, सेल्स 4,60,000, वेजेस 26,000, कैरेज 15,000, एडवर्टाइजमेंट 10,000, ग्रॉस प्रॉफिट 47,000। अब देखो उन्होंने हमें एक हिंट दिया है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है, और कुछ तो ऐसा नहीं दिया जिससे हम निकाल सकते थे। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट से एक ग्रॉस प्रॉफिट का हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं COGS निकाल, क्लोजिंग स्टॉक किस में होते हैं? COGS में होते हैं। तो मैं बोलूँ मैं COGS का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देती हूँ। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो COGS गिवन है, नहीं दिया। ओपनिंग स्टॉक है तो वो है 30,000, परचेजेस है 4,70,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हो रहे हैं? कैरेज और वेजेस हो रहे हैं हमारे, तो 26 प्लस 15 करेंगे तो 41,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो तो हमें फाइंड ही करना है। तो देखो दो चीज़ जब होंगी तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हिंट दी हमें कि ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है 47,000 गिवन है, ठीक है। हम नेट सेल कितनी गिवन है? 4,60,000। इसमें हमें आउटवर्ड या इनवर्ड नहीं दिया ना, तो हम माइनस नहीं करेंगे। COGS नहीं गिवन, तो दो चीज़ें गिवन है, हम एक चीज़ निकाल लेंगे। तो COGS को बाहर निकाला 4,60,000 माइनस 47,000, तो COGS निकल जाएगा अपना 4,13,000, ठीक है। COGS निकल गया, तो ये देखो 4,13,000। अब मैंने क्या किया? क्लोजिंग स्टॉक को ऐसे रहने दिया और यहाँ पे आके क्लोजिंग स्टॉक इस साइड कर दिया। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक, पहले ये अमाउंट ऐसे रहने देते हैं सर, ऐसे अमाउंट उतार लिया हमने, और माइनस, ये यहाँ पे माइनस है तो यहाँ जाके प्लस में हो गया। ये देखो माइनस में है तो प्लस में हो गया, यहाँ पे प्लस में है और यहाँ जाके ये माइनस में हो जाएगा। तो कितना है? 4,13,000। तो देखो इन तीनों को प्लस कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास आ रहा है 4,41,000 विद माइनस 4,13,000, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है
देखो लास्ट के 1000 एज इट इज़, 41 में से 13 गए 28, 5 में से 4 गए 1, तो 1,28,000 हमारा आंसर है। सो बाय दिस आर चैप्टर नंबर 2 इज़ कम्प्लीटेड। मैंने इस चैप्टर की इलस्ट्रेशन नहीं करवाई है क्योंकि इलस्ट्रेशन ईजी है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कुछ डिफ़िकल्टीज थी वो मैंने करवा दी हैं, और अब आप इलस्ट्रेशंस आसानी से सॉल्व कर लोगे। और आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियोस देखो और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाओ। थैंक यू।